हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों बाद आज अपने इस यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की पाठशाला पर मैं लौट कर आया हूं, जहां पर आपके लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से तैयार किया है। देखिए, टाइप नहीं कराया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए इसका वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जहाँ पर 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। हिंदी, जीएस, उत्तराखंड एवं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, करीबी प्रश्न होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो आने वाले होने वाले हैं, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, ये 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये प्रश्न बने न बने, पर इनसे संबंधित इनके आसपास के प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय खर्च न करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न जो हमारे प्रैक्टिस सेट का है दोस्तों, वो है पतंजलि का संबंध किस वंश से था। तो पतंजलि एक हमारे कवि हैं इतिहास में, तो किस वंश से इनका संबंध था पतंजलि की अगर हम बात करें, तो पतंजलि का जो संबंध था वो था शुंग वंश से। देखिए, शुंग वंश में पुष्यमित्र जो शुंग थे, उनके राज्य में रहा करते थे पतंजलि, और उसने जितने भी अश्वमेध यज्ञ किए उनके पुरोहित भी पतंजलि ही थे। तो याद रखना, पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य, ठीक है, और वो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किन शासकों ने देवकुल परंपरा की शुरुआत की थी। कुषाण, पहलव, शक और हिंद यूनानी शासकों में से किन शासकों ने देवकुल परंपरा की शुरुआत की। तो दोस्तों, पहले देवकुल परंपरा को समझिए। देवकुल परंपरा होती क्या है। देवकुल परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें जो राजा लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपने पितृ जो देव होते हैं उनकी पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी कुषाण वंश ने। देखिए दोस्तों, कुषाण वंश के शासकों ने देवकुल परंपरा की शुरुआत की थी। आपने एक नाम सुना होगा कुषाणों में प्रसिद्ध, कनिष्क, ठीक है। कुषाणों की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर, जो आज का पेशावर है, ठीक। और 78 ईस्वी पूर्व कनिष्क ने ही क्या 78 ईस्वी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी में कनिष्क ने ही शक संवत की शुरुआत की थी, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं। अगला देखिए, किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी, या किस गुप्त शासक की उपाधि महेंद्रादित्य थी। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त फर्स्ट में से किस गुप्त शासक की उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त जो प्रथम थे उनकी उपाधि थी महेंद्रादित्य। देखिए, इनकी दो अन्य उपाधियां होती हैं, जो है श्री महेंद्र। देखिए, महेंद्र नाम से अगर कोई भी उपाधि आएगी तो वो कुमारगुप्त प्रथम की ही होगी, और गुप्त कुल व्योम भी इन्हें कहा जाता है, गुप्त कुल व्योम, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, किस पल्लव नरेश को वातापी कौंड कहा जाता था, अर्थात वातापी का विजेता। किस पल्लव नरेश को वातापी का विजेता कहा जाता था। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। देखिए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट वो शासक हैं जिन्होंने वातापी के राजा पुलुकेशिन सेकेंड को हराया था। जिस पुलुकेशिन सेकेंड ने हर्षवर्धन को हराया था, उस पुलुकेशिन सेकेंड को हराने के कारण नरसिंह वर्मन को वातापी कौंड कहा गया, क्योंकि वातापी पुलुकेशिन द्वितीय की राजधानी थी, ठीक। वैनसांग देखिए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में आया था, याद रखना ये भी। कांची, कांची इनकी राजधानी थी पल्लवों की, और वहाँ पर आया था कौन, वैनसांग, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में। अगली बात, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है। भास, भारवी, कालिदास या बराहमीर। तो किरातार्जुनीयम जो रचना है वो है प्रसिद्ध राइटर भास की, भारवी, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना आप। अगला है, किस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की महान या विशाल सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक की उपाधि विंध्य नरेश थी। इनमें से कौन सा वो शासक है जिसकी उपाधि विंध्य नरेश थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए
ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो उपाधि थी वो विंध्य नरेश थी। देखिए इन्हें दक्षिणाधिपति शासक भी कहा जाता है क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में ये शासन किया करते थे। सातवाहन वंश की बात करें तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान एवं इनके प्रथम जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस वंश की स्थापना की थी वो थे सिमुक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मत्त विलास प्रहसन किसकी रचना है। मत्त विलास प्रहसन जो रचना है उसके जो सही आंसर हैं वो है देखिए पल्लव सम्राट महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इन्होंने कापालिक जो साधु हैं उन पर व्यंग करते हुए मत्त विलास प्रहसन नाम की एक रचना की थी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के शासक जिनकी राजधानी कांची हुआ करती थी। अगला प्रश्न देखिए लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है। इसका अर्थ होता है लिच्छवियों का नाती। तो लिच्छवियों का नाती जिस शासक को हम कहेंगे उसका सही आंसर है या उसका नाम है देखिए समुद्रगुप्त। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र थे समुद्रगुप्त और उनके पुत्र को कहा जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट के और उनको कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। ठीक है, लिच्छवियों का पोता। अगला देखिए गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त किस राज्य की महारानी बनी। तो देखिए प्रसिद्ध एक राज्य था जिसकी महारानी थी गुप्त राजकुमारी प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किस वंश की वो महारानी बनी थी। तो देखिए रुद्रसेन सेकंड वाकाटक वंश के शासक से इनका विवाह हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वाकाटक वंश की वो राजकुमारी महारानी थी। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर है मिहिरकुल का संबंध किस वंश से था। एक राजा की बात यहाँ पर हो रही है मिहिरकुल। तो किस वंश के सम्राट थे मिहिरकुल, इसका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो मिहिरकुल की हम बात करें तो हूण वंश के आक्रमणकारियों में नाम लिया जाता है मिहिरकुल का। एक अन्य नाम जो यहाँ पर प्रसिद्ध है वो है तोरमाण। ठीक है, और जो ये हूण थे ये कारण बने गुप्त वंश के पतन का। ठीक, अगला है किस गुप्त शासक को शक्रोपन्न कहा जाता है। देखिए शक्रोपन्न जिस शब्द का अर्थ होता है इंद्र के समान, तो किस गुप्त शासक की उपाधि शक्रोपन्न थी, उसे इंद्र के समान माना गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्कंदगुप्त को शक्रोपन्न कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए किस गुप्त सम्राट के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो कौन सा गुप्त सम्राट था इनमें से जिसके समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए कुमारगुप्त फर्स्ट। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कुमारगुप्त प्रथम के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जिनकी उपाधि महेंद्र श्री महेंद्र महेंद्रादित्य आदि हम देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख भी गुप्तों में इन्हीं के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए रथमूसल व महाशिलाकंटक का संबंध किस शासक से है। तो इन दो हथियार जो ये दो हैं वो अस्त्र शस्त्र या हथियार हैं, इनका जो संबंध है अजात शत्रु से है। मगध के शासक अजात शत्रु जो हर्यक वंश के दूसरे शासक हैं, उन्होंने वैशाली के खिलाफ युद्ध में जिन शस्त्रों का प्रयोग किया उन्हें रथमूसल एवं महाशिला कंटक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्न विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। हिंदी के प्रश्न यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा शब्द पुर्तगाली है, रूबल, पादरी, माचिस या चोगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए पुर्तगाली शब्द। देखिए विदेशी शब्दों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए आपको तैयार रहना है। दूसरा प्रश्न है 16वां निम्न में से अभिकारी शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा एक अभिकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ। देखिए यहाँ किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है। अगला देखो राम छत पर बैठा है में अव्यय है। तो जो छत शब्द यहाँ पर है उसमें कौन सा अव्यय यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सही अव्यय वो होते हैं वे शब्द जो है ना, एक तो होता है अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। ठीक, तो इनमें से कौन सा छत किस प्रकार का अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण। देखिए कैसा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राम छत पर बैठा है, छत एक स्थान है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होता है उसी का उदाहरण है ये छत यहाँ पर। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, स्वार्थी में संधि है स्वधनार्थी, स्वार्थी में कौन सी संधि है? तो देखिए दीर्घ संधि स्वार्थी, स्वार्थी में जो संधि है वो है स्वर संधि की दीर्घ संधि। देखिए संधि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला प्रश्न, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आसान सा ये प्रश्न आपके लिए है। वर्तमान काल, देखिए काल के 3 भेद होते हैं और उसमें भी जो वर्तमान काल होता है, जो चल रहा समय होता है, उसके 5 भेद होते हैं। अगला देखिए, पर किस कारक की विभक्ति है? जो पर विभक्ति यहाँ पर है वो किस कारक की विभक्ति है? कारक चिन्ह आप जानते हैं। तो पर जो विभक्ति यहाँ पर है वो है अधिकरण कारक की, जिसका अर्थ होता है, जिसकी विभक्ति होती है मैं और पर। ठीक है, विभक्तियाँ भी आपको याद रखनी है, जैसे कर्ता की विभक्ति है को, कर्म की है ने, ऐसे ही आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला देखिए, राधा खाना खा रही है पंक्ति में वाच्य है, किस प्रकार का वाच्य है? राधा खाना खा रही है पंक्ति में। तो देखिए 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य का अर्थ होता है जो क्रिया हो रही है उस पर किसका प्रभाव देखने को पड़ रहा है। तो क्रिया पर देखिए यहाँ पर राधा का प्रभाव देखने को पड़ रहा है, क्योंकि राधा एक लड़की है। अगर यहाँ पर राम होता तो राम खाना खा रहा होता, जबकि राधा खाना खा रही है। तो खाने की जो क्रिया है उस पर कर्ता के लिंग का प्रभाव पड़ा है। तो ठीक है, तो इसलिए इसमें जो वाच्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया बदली है, ये भी आप देख सकते हैं। अगला देखिए, अद्य शब्द का तद्भव है। अद्य एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या है? तो अद्य का तद्भव होता है आज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आज। तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अद्य शब्द का तद्भव क्या? तो आज। अगला प्रश्न देखिए, अमरस किस प्रकार का अमरस का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अमरस जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रोध। ठीक है, अमरस का पर्यायवाची क्रोध होता है, क्रोध को ही अमरस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अध्ययन का काम करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। अध्यापक, अधिवक्ता, अध्येता या अधीर। तो अध्ययन का जो कार्य करता है उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है अध्येता। अध्येता का अर्थ होता है अध्ययन का काम करने वाला एक शब्द। अगला है, पतझड़ किसकी रचना है? एक रचना है पतझड़। पतझड़ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या पंत। तो देखिए जो पंत जी हमारे उत्तराखंड के कवि हैं उनकी रचना है पतझड़, आपको याद रखना है। अगला देखिए, कंचन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर होना था है। कंचन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा एक है? ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है उसका पर्यायवाची होता है कंचन। कनक का पर्यायवाची होता है कंचन, जिसे हम कहते हैं सोना। ठीक। और अगला प्रश्न है, निम्न में से उभयलिंगी शब्द नहीं है, जो दोनों लिंग वाले लोगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, वो शब्द कौन सा है? ठीक है, उभयलिंगी शब्द कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर उभयलिंगी शब्द नहीं है, सही आंसर है सरकार। सरकार देखिए उभयलिंगी शब्द नहीं है, सरकार एक स्त्री लिंग शब्द है, जबकि वकील, राज्यपाल या राजदूत उभयलिंगी शब्द है। क्योंकि जो भी पदनाम होते हैं वो सब उभयलिंगी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्त्री भी हो सकता है एवं पुरुष भी, राज्यपाल कोई भी हो सकता है, वकील कोई भी हो सकता है। लेकिन सरकार के लिए जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं सरकार गिर गई, सरकार गिर गया, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। ठीक। अगला देखिए, यहाँ पर अलंकार है। अलंकार देखिए यहाँ पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि माना नीलमणि शैल पर, ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी सुबह की चमक पड़ गई हो, धूप की चमक। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए सही आंसर आपको बता रहा हूँ, आप अलंकार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, माना, ठीक, ऐसा लग रहा है। तो जहाँ पर माना आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है, इनमें से कौन सी एक क्रिया अकर्मक है? अर्थात वहाँ पर कर्म का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, कर्म वहाँ पर सदैव गायब रहता है। तो वो जो क्रिया यहाँ पर है हंसना। देखिए हंसना में कर्म नहीं रहता है, कर्ता स्वयं इस क्रिया को करता है। ठीक। पढ़ने के लिए पुस्तक की आवश्यकता है, लिखने के लिए पेन की आवश्यकता है, खाने के लिए खाना होने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर कर्म अवेलेबल है। ठीक, आप अकर्मक सकर्मक क्रिया भी पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय जो मैंने आपको बताया, अव्यय कहते हैं अविकारी शब्दों को। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो अव्यय की भेदों की बात करें तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक। अगला देखिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि किस अनुच्छेद के अनुसार शून्य मानी जाएगी? अगर कोई नियम ऐसा बनाया जाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो वो किस अनुच्छेद के अनुसार शून्य मानी जाएगी या लागू नहीं हो पाएगी? तो आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13 कहता है अगर कोई भी ऐसी विधि राज्य के द्वारा बनाई जाती है जो मूल अधिकारों का के खिलाफ जाती हो, उनका पालन न करती हो, तो वो अनुच्छेद 13 के अनुसार स्वतः ही रद्द मानी जाएगी, वो लागू नहीं हो पाएगी। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एक अधिकार अनुच्छेद 21 नहीं देता है? भोजन का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और व्यापार का अधिकार। बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी। देखिए, जो व्यापार का अधिकार ऑप्शन नंबर डी है उसे आर्टिकल 19 देता है, आर्टिकल 21 नहीं। आर्टिकल 21 सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, जिसमें भोजन, गोपनीयता और स्वच्छ पर्यावरण शामिल है। व्यापार का अधिकार आर्टिकल 19 के द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित की पात्रता देता है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को दूसरी बार निर्वाचन की पात्रता देता है कि वो दूसरी बार चुनाव लड़ सकता है? तो आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात करता है, जबकि आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद की बात करता है। अगला देखिए, धन विधेयक के संबंध में विचार रखने के लिए राज्यसभा के पास कितना समय होता है? तो धन विधेयक की बात करें, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की बात होती है। देखिए, धन विधेयक लोकसभा द्वारा रखा जाता है और राज्यसभा के पास भेजा जाता है अगर 2 हफ्ते तक, अर्थात 14 दिवस का समय यहाँ पर राज्यसभा के पास होता है। उसके अंदर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है राज्यसभा को। अगर राज्यसभा ऐसा नहीं करती है तो स्वतः ही ये विधेयक रद्द हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा इसके रद्द नहीं होगा, पास हो जाएगा, आगे बढ़ निकलेगा। राज्यसभा इस पर अपने रोक नहीं लगा सकती है। ठीक। अगला देखिए, भारत में अंतिम रेल बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? पहले देखिए, भारत में रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। तो कब भारत में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया? तो 2016 के बाद रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अंतिम जो रेल बजट था अलग से 2016 में प्रस्तुत हुआ था, जबकि पहली बार 1924 में रेल बजट और आम बजट अलग अलग हुए थे। अगला देखिए, वित्त आयोग अधिनियम किस वर्ष आया? तो वित्त आयोग जो अधिनियम भारत में आया है वो 1951 में आया था, जिसके आधार पर भारत में 1952 में पहली बार वित्त आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। ठीक। अगला है, नवीं अनुसूची का संबंध किससे है? AMT राज्य, असम, मेघालय, क्या असम, मेघालय, एक और नॉर्थ ईस्ट राज्य और त्रिपुरा। ठीक, इनसे संबंधित है या भूमि संबंधी है या संघ व राज्य सूची संबंधी है या भाषा संबंधी है? किससे ये संबंधित था? ठीक, तो नवी जो अनुसूची का संबंध है वो भूमि संबंधी अनुसूची है। ठीक है, भूमि संबंधी अनुसूची कौन सी है? नवी अनुसूची, जो पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक। अगला है, संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? जो संविधान सभा हमारे संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई थी उसका आधार कौन सी सभा थी? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना। इसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला है, आर्टिकल 358 कब क्रियाशील रहता है? 358, अनुच्छेद 358 कब क्रियाशील रहता है? तो आर्टिकल 352, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो वहीं पर आर्टिकल 358 लागू हो जाता है, जो मौलिक अधिकारों पर, ठीक, जो आर्टिकल 19 पर रोक की बात करता है। जैसे ही आर्टिकल 352 लागू किया जाएगा तो 358 भी क्रियाशील हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 19 अब लागू नहीं रहेगा। ठीक, प्राण और जो स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं 6 प्रकार की, वो खत्म हो जाती हैं आर्टिकल 19 के लागू होने पर। अगला देखिए, भारतीय लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो सबसे पहले किसी भी सभा को संबोधित करता है। वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, क्योंकि बिना अध्यक्ष के सभा को कौन संबोधित करेगा?
तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर होता है जो अध्यक्ष का निर्वाचन कराता है। तो भारतीय लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ठीक, अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा किसकी रचना है? अर्थशास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है। एशियन ड्रामा जो रचना है वो है गुन्नार मिडल की। अगला प्रश्न है, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी जो ये पुस्तक है, इसके लेखक जो हैं वो हैं भारत रत्न या कहे नोबेल विजेता अमर्त्य सेन। ठीक, अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में नोबेल और 1999 में इनको मिला भारत रत्न। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? कोंकण तट की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, गोवा से मुंबई तक के तट को हम कोंकण तट यहाँ पर कह रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए भूगोल का ये प्रश्न है। भारतीय जो हिमालय है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ पर है, देखिए भारत में, ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। देखिए गॉर्डन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम हिमालय में स्थित है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में आता है। जबकि कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भारत की है। एवरेस्ट की बात करें तो वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में नहीं है, नेपाल में है। ठीक, अगला है, श्रीनगर से लेह जाने हेतु किस दर्रे से गुजरना पड़ेगा? अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है तो आपको किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा? तो जोजिला दर्रे का प्रयोग करके ही आप श्रीनगर से लेह जा सकते हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है वो किस एक नदी पर यहाँ पर निर्मित है? तो दक्षिण भारत की हमारी एक प्रसिद्ध नदी कृष्णा पर निर्मित है नागार्जुन सागर बांध। ठीक, अगला देखिए, हिमालय पार से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? अर्थात कहने वाली बात है कि पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी है, हिमालय के जन्म से पहले ही जो नदियाँ थी वो कौन सी हैं? तो इसका जो सही आंसर, सही जो क्रम बनेगा या सही जो ग्रुप बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ये तीनों नदियाँ ही हिमालय से पूर्व की हैं, हिमालय के पार से निकलती हैं और हिमालय को काट कर इस क्षेत्र में बहती हैं। अगला देखिए, मानसून से पूर्व आने वाली वर्षा को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक में मानसून से पहले ही जो वर्षा आ जाती है उसे कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। देखिए इसी वर्षा को मैंगो शावर, फूलों वाली बौछार केरल में कहते हैं, नॉर्वेस्टर इसी को कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए, केंद्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल तथा विद्युत जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित नहीं है? भारचुक्की, होगेनकल, बालमुरी और भेड़ाघाट। ऑप्शन नंबर डी जो भेड़ाघाट है वो यहाँ पर, वो जलप्रपात किस पर, कावेरी पर नहीं है, ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है वो है नागार्जुन अभयारण्य। ठीक है, जो देखने को मिलता है नागार्जुन अभयारण्य, कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। अगला देखिए, कौन सा अभयारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा एक अभयारण्य है जो गैंडों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है ये गैंडों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में ये है। अगला देखिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की की स्थापना किस वर्ष हुई? जो रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है उसकी स्थापना किस वर्ष थी? तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए अगला है, खराड़ी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? एक जलप्रपात है खराड़ी जलप्रपात, किस जिले में स्थित है ये खराड़ी जलप्रपात? तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, परवलय किसका कविता संग्रह है? एक कविता संग्रह यहाँ पर है परवलय। तो मंगलेश डबराल, बलवंत मनराल, राजेंद्र धस्माना और गोविंद चातक, इनमें से किसका कविता संग्रह है परवलय? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र धस्माना। ठीक, अगला है, उत्तराखंड द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? तो सबसे पहले नई शिक्षा नीति को भारत में लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड, जो 2020 में आई थी। उत्तराखंड ने 12 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर ए, 12 जुलाई 2022 को नई शिक्षा नीति लागू की। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है परीक्षा के लिए। अगला है, जमरानी बांध परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है?
जमरानी जो बांध परियोजना है वो देखिए निर्माणाधीन है। ऑप्शन नंबर डी नैनीताल में। देखिए किस नदी पर ये निर्माणाधीन है ये आपने मुझे बताना है। अगला प्रश्न, हिम प्रहरी योजना का संबंध है। तो एक योजना है हिम प्रहरी योजना, किससे इसका संबंध है? तो हिम प्रहरी का संबंध है देखिए उत्तराखंड की बॉर्डरों पर पलायन को रोकने से, वहाँ पर इंसान की आवाजाही को बढ़ाने से, जिससे कि सीमाओं की सुरक्षा स्वतः ही हो पाए, इसलिए हिम प्रहरी योजना की शुरुआत करने वाला राज्य है उत्तराखंड। अगला है, नंदा देवी राजजात के किस स्थान के पश्चात स्त्रियों की यात्रा निषेध हुआ करती थी? अब नहीं है लेकिन कभी हुआ करती थी। तो इनमें से जो एक स्थान है पातर नचोड़ियाँ, उस स्थान के बाद महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं हुआ करती थी। सबसे बड़ी यात्रा है नंदा देवी राजजात यात्रा, हिमालय का कुंभ कहा जाता है इस यात्रा को। 12 वर्ष में एक बार होती है। 2014 में अंतिम बार ये यात्रा 2000 हुई थी। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से किस झील के मध्य में द्वीप है? इनमें से कौन सी झील ऐसी है जिसके मध्य में एक द्वीप है उत्तराखंड में? तो भीमताल देखिए जो कि सबसे बड़ी झील उत्तराखंड की है, उसके मध्य में एक द्वीप यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, जिस पर एक होटल भी है। नौकुचिया ताल की बात करें तो ये ताल है नैनीताल में, श्यामला ताल है चंपावत में, और सतोपंत नामक ताल है चमोली में। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में बेराइट्स प्राप्त होता है? तो राज्य का कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर ये बेराइट्स की खान हमें प्राप्त होती है? तो देहरादून से हमें ये धातु मिलती है बेराइट्स। आपको याद रखना एकमात्र जनपद है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है, राज्य में किसान रत्न सम्मान किस वर्ष शुरू हुआ? तो कब से राज्य में किसान रत्न सम्मान दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2010 से उत्तराखंड राज्य में किसान रत्न सम्मान दिया जाता है। अगला है, चंद काल में महाजनों को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला कर था? कौन सा कर महाजनों को चंद काल में उपहार स्वरूप दिया जाता था? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दस्तूर है वो चंद काल में उपहार स्वरूप दिया जाने वाला कर था। ठीक है, चौबदार जो कि राजा के पर्सनल सामान को ले जाने वाले सैनिकों को दिया जाता था, बजनिया जो नृत्यांगनाएं होते हैं उनको, और भाग आप जानते ही हैं कृषि भूमि पर लगने वाला कर हुआ करता होगा। ठीक, अगला प्रश्न, जैंथोजाइलम इकेंथोपोडियम किस वनस्पति का वानस्पतिक नाम है? देखिए उत्तराखंड में वानस्पतिक नाम पूछे जा सकते हैं उत्तराखंड की वनस्पतियों के। तो ऑप्शन नंबर ए जो टिमरू है जैंथोजाइलम इकेंथोपोडियम उसका वानस्पतिक नाम है। अगला है, किस चंद शासक द्वारा न्याय हेतु दो प्रकार दीवानी व फौजदारी कचहरियाँ स्थापित की गई थी? किस चंद शासक ने न्याय के लिए दो प्रकार की कचहरियाँ बनाई थी? तो देखिए लक्ष्मी चंद वो शासक हैं जिन्होंने इस दो प्रकार की कचहरियाँ दीवानी और फौजदारी बनाई थी, जिन्हें हम न्योवाली एवं बिस्तारी कहते हैं। वैसे ही लक्ष्मी चंद के बड़े भाई शक्ति गोसाई ने इस प्रकार के कार्य किए थे, उसने ही ये दो कचहरियाँ बनाई थी, जो स्वयं शासक न होकर लक्ष्मी चंद के दरबार में कार्य किया करता था, क्योंकि वो जन्मांध था। ठीक, अगला देखिए, परमारों की मुद्रा तिमासी किस धातु का सिक्का था? तो देखिए एक प्रसिद्ध फैक्ट है, तिमासी किसकी मुद्रा है? तो परमार शासकों की मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर बी चांदी की ये मुद्रा हुआ करती थी। अगला है, वर्ष 2022-23 का बजट उत्तराखंड विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो 2022-23 का जो बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, करने वाला व्यक्ति कौन था? तो देखिए प्रेमचंद अग्रवाल वो व्यक्ति थे। वित्त विभाग इनके पास था, तो इन्होंने ही 2022-23 का बजट जारी किया था। अगला है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किस वर्ष से किया गया? गढ़वाल जो सर्वदलित परिषद का गठन किया गया है 1928 में इस परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जयानंद भारती के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, जयानंद भारती ने 1928 में गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया। अगला प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में भूमि की नापजोख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? कत्यूरी जो प्रशासन है उसमें भूमि की नापजोख जो अधिकारी क्या करता था वह कहलाता था प्रभातार। देखिए फैक्ट ये है और हिंट ये है कि देखो तार से ही चीज़ें नापी जा सकती हैं, तो प्रभातार हमेशा भूमि की नापजोख किया करता होगा। जो इसका आंकड़े रखता था उसे पट्ट कोष चरिक, ठीक है, कहा करते थे, याद रखना। अगला है, हिमालय वृषभ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हिमालयन जो बैल है उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी मनाली की खुदाई से हमें प्राप्त हुए हैं
हिमालयन वृषभ के साक्ष्य जो कि स्थित है चमोली जिले में। अगला है विसोम नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो विसोम पर्वत देखिए वशिष्ठ गुफा जहाँ पर स्थित है वो है टिहरी जिले में। अगला प्रश्न है केदार गंगा किसकी सहायक नदी है। केदार गंगा की बात करें तो केदार गंगा सहायक नदी है भागीरथी की, जो केदार ताल से निकलती है एवं गंगोत्री में भागीरथी में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है 73 पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। अगर हम बात करें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तो 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 17 नवंबर 1960। अगला है स्वामी राम हिमालयन विवि को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का जो दर्जा मिला 2007 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक, अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी कब स्थापित हुई। देहरादून में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी। ये स्थापित की गई थी 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा 1987। अगला प्रश्न है गढ़वाल राइफल को कब रॉयल का खिताब मिला। देखिए उत्तराखंड भारत की प्रसिद्ध आर्मी जो रेजिमेंट हैं उनमें से प्रसिद्ध है गढ़वाल राइफल, जिसकी स्थापना की गई थी 1887 में। देखिए, और इसका जो हेडक्वार्टर आज है कालाडांडा, हम कहें लैंसडाउन में इसका हेडक्वार्टर है। इसको देखिए 1921 में रॉयल की उपाधि दी गई थी। रॉयल ये ब्रिटिश राइफल को ब्रिटिश लोगों के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान था। अगला है इनमें से किस एक को धरती पुत्र कहा जाता था। कौन सा एक इनमें से ऐसा है जिसे धरती पुत्र कहा जाता था, तो हेमवती नंदन बहुगुणा जो हैं उन्हें इनमें से ऑप्शन नंबर सी धरती पुत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए भावरी बोली किन जिलों में बोली जाती है। भावरी यहाँ पर लिखा हुआ है भावरी। ठीक है, तो भावरी जो बोली है वो बोली जाती है चंपावत एवं उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में। ठीक है, चंपावत एवं उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में बावरी बोली बोली जाती थी। ठीक, अगला देखिए राज्य में कत्था उद्योग से संबंधित जिला है, तो कहाँ पर राज्य में कत्था उद्योग देखने को मिलता है, तो चंपावत देहरादून अल्मोड़ा और नैनीताल में से नैनीताल में हमें देखने को मिलता है कत्था उद्योग। ठीक है, प्रसिद्ध है नैनीताल इसके लिए, है ना, तो याद रखिएगा आप। अगला है प्रोफेसर खड्ग सिंह वाल्दिया का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो प्रोफेसर खड्ग सिंह वाल्दिया हैं उनका संबंध जो है यहाँ पर वो है भूविज्ञान से। भूवैज्ञानिक ये भूगर्भ से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है। तो देखिए जो पिंडारी हिमनद हमारा बागेश्वर में है उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। अगला है कुमाऊँ का लोक इतिहास पुस्तक के लेखक हैं, तो इनमें से कौन वो व्यक्ति हैं जो कुमाऊँ के लोक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो कुमाऊँ के लोक इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं कृष्णानंद जोशी, जिसे आपने याद रखना है। कृष्णानंद जोशी की पुस्तक है कुमाऊँ का लोक इतिहास, महत्वपूर्ण तथ्य ये है। अगला है फूलों की घाटी को किस ग्रंथ में अलका कहा गया है। तो देखिए मेघदूतम एक रचना है, कालिदास की ये रचना है। यहाँ पर मेघों के द्वारा संदेश भेजने की बात कालिदास ने की है, तो वहीं पर फूलों की घाटी को अलका कहा गया है जो चमोली में स्थित है। किस ताल को मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी नौकुचिया ताल वह ताल है जिसे मानस खंड में सनत कुमार सरोवर कहा गया है। ये ताल है नैनीताल में, जबकि नैनीताल की बात करें तो इसे त्रिऋषि सरोवर यहाँ पर कहा गया है नैनीताल को। अगला है भोटिया ग्रेजिंग रूल्स किस वर्ष आए। देखिए भोटिया पशुचारकों के लिए चराई के नियम लाए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा, तो 1927 में भोटिया ग्रेजिंग रूल्स लाए गए। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है कंप्यूटर का ये प्रश्न है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर इनमें से क्या है। ब्राउज़र, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर ग्रुप, एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा आप, ब्राउज़र नहीं है, एंटीवायरस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला है MS वर्ड में एक बार में ही पूरे कंटेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है शॉर्ट की के द्वारा। तो कौन सी वो शॉर्ट की है जब हम संपूर्ण कंटेंट को, जो पूरा का पूरा कंटेंट हमने लिखा हुआ होता है, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल अगर हम दबाएंगे और प्लस उसके साथ A दबाएंगे तो कंट्रोल A से पूरा का पूरा जो हमारा कंटेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। अगला है
हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए हाइपर लिंक का अर्थ होता है एक डाटा के ऊपर जो दूसरा डाटा ऐड करना, कंटेंट के ऊपर कंटेंट ऐड करना। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस जब हम के दबाएंगे तो हाइपर लिंक इंसर्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वेब का क्या अर्थ है। तो वर्ल्ड वेब का अर्थ है, देखिए इसका जो सही है वो है टेक्स्ट का तो अगली लाइन में पहुंचना। जब हम लिखते रहते हैं और टेक्स्ट शुद्ध एक लाइन पूरी होने के बाद पूरी दूसरी लाइन फिर शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वर्ब। अगला देखिए स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। हमने सही लिखा है या नहीं है कंप्यूटर में, अगर इसे चेक करना है तो F7 जो शॉर्टकट की होती है फंक्शन की उसे हम दबा सकते हैं। देखिए फंक्शन की संख्या होती है 12, उनमें से F7 से हम स्पेलिंग चेक करते हैं। अगला है बैटन कप का संबंध किस खेल से है। बैटन जो कप है ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो बैटन कप का संबंध है हॉकी से। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है। तो किस तिथि को हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं, तो 15 दिसंबर की जो तिथि होती है उस दिन न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत में आयात निर्यात एग्जिम बैंक का गठन कब किया गया। भारत में आयात निर्यात जो एग्जिम बैंक है उसका गठन किया गया था 1982 में। प्रसिद्ध ये फैक्ट है, पूछा बहुत बार गया है। अगला है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब हुई। तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी 1948 में की गई थी। अगला है एशिया कप 2022 की विजेता टीम कौन सी है। एशिया कप 2022 की जो विजेता टीम है वो कौन सी इनमें से है। तो श्रीलंका ने ही एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था फाइनल में और 2022 का जीता था एशिया कप। अगला प्रश्न है 96 2018 फीफा कप का विजेता देश कौन था। किस देश ने फीफा कप 2018 को जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो फ्रांस यहाँ पर है उसने यहाँ पर 2018 का फीफा कप जीता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस नगर को ताम्र नगरी कहा जाता है। तो कौन सा वो नगर है जिसे ताम्र नगरी कहा जाता है। तो सभी जानते हैं अल्मोड़ा को ही ताम्र नगरी कहा जाता है, जहाँ पर ताम्र का व्यापार होता है या निर्माण होता है ताम्र बर्तनों का। अगला है निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। किस शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते हैं। तो इसका और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रात्रि। रात का अर्थ, रात्रि का अर्थ सिर्फ रात होता है बाकी नहीं। अंग का अर्थ देखिए अंग एक स्थान का नाम है, शरीर के अंग को अंग कह सकते हैं। पात्र एक बर्तन को भी कहते हैं, पात्र एक अभिनय करने वाले व्यक्ति को भी कहते हैं। सोम की बात करें तो सोम एक देवता भी हैं, सोम रस भी आपने सुना होगा एक पेय भी है। लेकिन रात्रि का अलग अलग नाम सब अर्थ नहीं होता है। अगला है 99 अटरिया देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो अटरिया देवी मंदिर देखिए रुद्रपुर में स्थित है। कहते हैं रुद्रचंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी अटरिया देवी मंदिर की। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 100 गरनी हाउस किसके आवास का नाम था। तो इनमें से किस एक के आवास का नाम गरनी हाउस था। तो नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट का जो आवास था, प्रसिद्ध शिकारी या कहें पर्यावरणविद, उनका जो आवास था उसे हम कहते हैं गरनी हाउस। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण 100 नंबर का एक प्रैक्टिस सेट था। इसमें देखिए रीजनिंग के प्रश्न नहीं थे जो अगले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 2-4 प्रश्न, बाकी संपूर्ण लेके मैं चला हूँ। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पेपर में पूछे जा सकते हैं या इनसे संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप तैयार रहिए आगामी एग्ज़ाम्स के लिए और इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए कि आपके ऐसे पेपरों में नंबर अच्छे आएँ तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, फिर मिलूँगा जल्दी ही।